हेलो एवरीवन। मैं पल्लवी इंडियन मास्टरमाइंड्स के चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय रेलवे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मिस्टर यतीश कुमार। वर्तमान में वह रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड का कार्यभार संभाल रहे हैं। भारत सरकार में 2 दशक से अधिक से अपनी सेवाएं दे रहे मिस्टर कुमार किसी पीएसयू के सीएमडी पद पर नियुक्त किए जाने वाले सबसे युवा अधिकारी हैं। सरकारी सेवा के इतर साहित्य जगत में भी इनकी विशेष पहचान है। इनकी कविताएं और समीक्षाएं कई अखबारों, ब्लॉग्स और वेब पोर्टल्स में प्रकाशित हो चुकी है। हाल ही में इनकी पहली कविता संग्रह अंतस की खुर्शन प्रकाशित हुई है, जिसे साहित्य जगत के कई दिग्गजों ने सराहना की है। आज हम इनकी इसी किताब और प्रशासनिक सेवा में इनके अनुभवों पर चर्चा करेंगे। सो वेलकम सर। नमस्कार। तो सर, पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कविताओं से आपका जुड़ाव जो है सबसे पहले किस तरह हुआ? एक बचपन से ही था या सेवा मतलब बीच करियर के बीच में आया? मतलब अगर सच पूछूं तो बचपन से गाने सुनने का बहुत शौक था और बचपन में एक चीज थी मेरे दिल दिमाग में कि मैं कुछ पढ़ूंगा तो मेरी जो ओरिजिनल चीजें हैं वो अफेक्ट हो जाएंगी, वो आहत हो जाएंगी। तो मैं बचपन से मैंने कभी साहित्य को पढ़ा नहीं, लेकिन गाने बहुत सुनता था मैं। अगर ट्यून हल्की सी बजे तो मैं अभी भी कौन सा गाना आने वाला है मैं बता सकता हूँ। उसके बाद हम थोड़े थोड़े डायरी वायरी जो होता है वो कर रहे थे। भारतीय रेल में आने के बाद साहित्य से कोई नाता नहीं रहा, लेकिन 2014 में मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब मैं अपना जो सबसे प्रिय चीज है मेरे अंदर उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया। और फिर वहां से मेरी साहित्य में एक अलग यात्रा शुरू हुई और फिर अब आपके सामने है सब कुछ। जी, तो पहला ये मैं जानना चाहती हूँ कि कविता का जो ये जो कविता संग्रह है उसका टाइटल अंतस की खुर्शन अपने आप में यूनिक है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये टाइटल का ख्याल कैसे आया आपको? अंतस की खुर्चन मतलब कविता जो है वो अल्टीमेटली अंतस से निकलती है ना। जी। अंतस के अंदर बहुत सारे टर्मोइल आते हैं, जैसे कि भावनाएं हैं, यादें हैं, स्मृति का गोता है, तो वो सब चीजें इससे होकर के टहल के निकल जाती है। तो वो जो लेयर्स बचे रहते हैं अंतर में उससे उसको निकालना पड़ता है खुर्चन बना करके, तो वो कविता के फॉर्म में निकलती है। आप कभी भी कविता जो है ना सायास प्रयास करते नहीं कविता लिखने के लिए, जब वो वहां पे जम जाती है खुर्चन पूरी, तब आप उसको निकालते तो एकदम नई चीज सामने आती है। उसको हम कविता बोलते हैं, मेरी जितनी समझ है। जी, तो इसमें किस दौर की कविताएं, मतलब किस टाइम जो कविताएं आपने लिखी थी जिसको आपने इस संग्रह में तो शामिल ये किया? 2015 से अब तक की लिखी कविताएं हैं और 2015 से अब तक मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी होंगी, बट ये शुरुआती कविताएं ही मैं बोलूंगा इसको। और मतलब इसमें 2 या 3 कविताएं 94 की, 94 की। अच्छा। हाँ, हाँ, तो उस समय जो बचपना वाला चीज थी उसमें भी उसका रिफाइंड वर्जन भी इसके अंदर है। तो 2015 में जो है मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ इस क्षेत्र में, और मेरी पत्नी ने, जो आलोचक है मेरी सबसे बड़ी घर के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पढ़िए पहले, लिखने से पहले। तो फिर मैं बहुत ज्यादा पढ़ा, उसके बाद काफी किताबों को मैंने पढ़ा, उसके बाद ये किताब सामने आई। और सर, जैसे आपने इस जो कविता संग्रह है अंतस की खुर्शन, उसमें आपने भूमिका में किऊल नदी का जिक्र किया है और कविताओं में भी बीच बीच में इस नदी का जिक्र आया है। तो आपकी कविताओं या आपकी खुद की निजी जिंदगी में इस नदी का मतलब ऐसा क्या कनेक्शन है जो आपकी कविताओं में ये निखर बार बार दोहराया गया है, आया है? तो बचपन की स्मृतियों का किसी भी कवि या संवेदनशील व्यक्तित्व के ऊपर बहुत अमिट छाप होती है। जी। मुझे लगता है कि लखीसराय मेरे अंदर अभी भी है, और लखीसराय में विशेषकर किऊल नदी है और कुछ पोखर है। पानी का अलग महत्व है आपके अंदर,
है ना। तो जब भी जी। बचपन में मुझे कोई भी समस्या होती थी, व्यक्तिगत और सामाजिक, जैसे होता है गांव में कि आप को तरह तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है जब आप एक गरीब परिवेश से आते हैं, जब आप के साथ जातीयता का माहौल होता है अलग तरह के तरीके का, तो आपके पास एकांत का कोना वही होता है, कल कल, जहाँ पे आप अपने एकांत को ढूंढ पाए। तो क्यों नदी उसमें से प्रमुख रही जी। है, इसीलिए उसका महत्व है। तो सर, जैसे जो पहली कविता है आपकी, वो किन्नर, उसका शीर्षक किन्नर है। और भी बहुत सारी कविताएं, मतलब उसमें मैंने देखा कि कुछ कविताएं तो आपने रिश्तों पर लिखी हैं, माँ के ऊपर भी कई कविताएं हैं पुस्तक में। बट जैसे पहला तो आपने किन्नर पे ही पहला कविता क्यों लिखा, मतलब पहला जो संग्रह में आपने डाली वो किन्नर पे डाली क्यों? पहला तो ये, और दूसरा कि और भी कई सारे मतलब सामाजिक मुद्दों पर जो है आपने लिखी है, तो इसके पीछे का मतलब क्या मेन इंटेंशन था आपका? पहले किन्नर पे आते हैं। हाँ, हम्म। किन्नर अब तक की मेरी जितनी भी कविताएं लिखाई गई हैं, सबसे ज्यादा समय किन्नर ने लिया। हम्म। और अभी फिर जी। मैं बोलूंगा कविताएं अनायास होती हैं, सायास नहीं होती हैं, लेकिन किन्नर पे मैं बहुत बड़ा गद्य लिख रहा था। एक्चुअली मैं काफी 4-5 जी। साल से इस पे काम कर रहा था कि ये विषय मुझे लग रहा है अभी भी कि इस पे बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है, पर हम्म। मैं गद्य नहीं लिख पाया। और मुझे इसके रिसर्च में 3-4 लोगों से मिलना है अभी भी, और मैं हर बार मतलब समय के कारण नहीं मिल पा रहा हूँ। वो जितना समय चाहिए गद्य को, एक सार को, वहां पे वो समय मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो अंत में वो गद्य जो है वो इस कविता में अपने आप बदल गई एक दिन झटके में, और किन्नर आपके सामने है। और मुझे लगा कि सबसे पहली कविता ऐसे ही होनी चाहिए क्योंकि इसने सबसे ज्यादा वक्त लिया है। और सर, आपकी खुद की उसमें सबसे फेवरेट कौन सी कविता है जो मतलब संग्रह में है, सबसे खुद की पसंदीदा? बहुत 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 मुश्किल प्रश्न है पल्लवी। कैसे होता है ना कि हाँ, आपके 2 बच्चे हैं तो बिल्कुल। आपके दोनों बच्चे कौन हाँ, प्रिय हैं, आपके 2 कौन सी? आंख है तो मुझे 2 आंख कौन प्रिय है। बहुत मुश्किल प्रश्न, लेकिन इसके बाद भी मैं कहूंगा कि जो तृप्ति मुझे मैं सड़क हूँ लिखने में मिली, हम्म। वो मुश्किल है मिलना। मैं सड़क हूँ अच्छा। में जो हम्म। चीजें में मतलब जो संतुष्टि होती है कवि को, और वो 2 हम्म। मिनट की कविता की कविता है, अगर कायदे से बताएं तो 2 मिनट में लिखी हुई कविता है। जी, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाएंगे सर आप, मैं सड़क हूँ की? वो चल रहे हैं संख्याओं के समीकरण तोड़ते हुए, और मैं चुपचाप उनकी धड़कनें सुन रहा हूँ। वो चल रहे हैं संख्याओं के समीकरण तोड़ते हुए, और मैं चुपचाप उनकी धड़कनें सुन रहा हूँ। धड़कनों में इन दिनों धौकनियों का स्वर एक आलाप है, आलाप अब महाप्रलाप है। वो चल रहे हैं तो धरती चांद को लिए एक तरफ झुकती जा रही है। असंख्य पदचापों में कुछ ध्वनियां तांडव सी धमकती है, पर यहीं पर जन्मते शिशुओं की चाप इन सब पर भारी है। उससे भी ज्यादा भारी है उन माताओं की छातियां जो दूध की नदियां लिए दौड़ती भागती जा रही है। अन्नपूर्णा ढलान पर है और सड़कों पर पूजा जारी है। सड़कें अवरोह से आरोह की तरफ मुखर है, और पसीने का काढ़ा तिल्ली में जमा पित्त है। काढ़ा रक्त पसीने सा तरल है, करुणा प्यासी है, नीर नदी बहा रही है, बहाव खुद असमंजस में है। कथरी में दबा भविष्य अपनी मुट्ठी भींचता है। आंखों में चिंगारियां नहीं, ललकारती चुनौतियां हैं। इन्हें देख सूरज और जल रहा है, झंझा और बौखला रही है। वर्षा रह रह कर तड़प उठती है, बिजली बस कौंधे जा रही है। पृथ्वी को पट्टियों सा बांधे देखता हूँ, पृथ्वी को पट्टियों सा बांधे देखता हूँ। अजन्मे बच्चे ने चलकर अभी अभी नापी है पूरी धरती। ये तो बहुत ही खूबसूरत है सर। बट मेरी खुद की
जो फेवरेट है आपकी किताब से वो है माँ की सहेलियाँ। कई बार हम नहीं जानते अपनी मम्मियों के जी बारे जी में कि जी। उनका पहले बचपन क्या था और उनकी फ्रेंड्स कैसी थी और क्या करते हम्म थे वो उनके साथ। मोस्टली उन छूट जाती हैं उनकी सहेलियाँ जब भी वो शादी करके आती हैं, फिर कल को कहीं और सेटल होती हैं, तो छूट जाती हम्म। हैं। तो ऐसे में एक विषय और इस भाव को आपने उस कविता में दिखाने की कोशिश की है, तो मुझे बहुत पसंद आई वो, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार वो भी आप एक पढ़ के सुना दें। एक्चुअली ये बहुत जरूरी कविता है आज के लिए, और आज के जितने भी बच्चे हैं जो हुँ, हुँ, उस तरह के परिवार में जो एकल है, जो अकेला परिवार है, और उसमें जो माँ है ना, वो कहीं छूट हुँ, जाती है। तो माँ की हुँ, हुँ, सहेलियां उसी को प्रतिबिंबित करती है कि एक घोंसला है, फ्लैट्स, उसके अंदर माँ है, और माँ देखती हुँ, है उस फ्लैट से बाहर, और उनकी सहेलियां नहीं है कोई, वो अकेली है। नहीं, हुँ, हुँ। तो इसकी चार लाइन कहीं पे से जो अच्छी लाइनें, जो इसमें से कविता अच्छी है, बट मैं उसमें से जो अंतिम चीजें हैं वो पढ़ देता हूँ। सर छोटी-सी ही है, तो आप पूरी पढ़ दीजिए, अच्छा, मैं पढ़ ज़्यादा देता बड़ी हूँ, नहीं है मैंने। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, जी। शुक्रिया। माँ की सहेलियां। हुँ, कंक्रीट के जंगल में कई झुटपुटे एकांत हैं। कंक्रीट के जंगल में हुँ, कई झुटपुटे एकांत हैं, उन झरोखे से झांकती है जोरीदार आंखें। कबूतरों के अस्थाई घोंसलों में कहीं गुम हो गई हैं माँ की प्यारी सखियां। कभी कभी खोजने लगती है, कभी कभी खोजने लगती हैं पापा के साथ आने वाले दोस्तों के चेहरे में उनको, या फिर कभी मेरे दोस्तों की माओ में। खोजने लगती हैं पास पड़ोस की मुंह बोली चाची मामी काकी में गुम हो गई अपनी हुँ, सहेलियों को, जो थी नादानियों के दिनों की उनकी सबसे अच्छी दोस्त। माँ टकटकी हुँ, लगाए झुटपुटों से राह तक की, झुर्रियों का दायरा बढ़ाती अंतहीन प्रतीक्षा में है। स्मृतियां हुँ। खुद को बस दोहराती हैं, याद आती हैं, बस नहीं आती तो माँ हुँ। की सहेली। तो सर जैसे आपकी खुद की मम्मी से जुड़ी कोई भी मतलब जो अभी होंगे बहुत सारे हम पल जीते हैं उनके साथ, बहुत सारे अनुभव साझा करते हैं और हमारे जीवन में माँ का एक अलग ही महत्व रहता है। जी तो जी। आप जब अपनी माँ के बारे में तो उनको किस तरीके से सोचते हैं? मतलब उनका क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट रहा है? अगर सच पूछिए तो मेरे पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था, तो माँ ने ही संभाला है मुझे। और हम जिस माहौल से हुँ, आते हैं हुँ, वो एक मतलब अस्पताल के पीछे एक छोटा सा स्टोर रूम था, इसमें हम लोगों ने बचपना बिताया, और माँ वहीं पे स्टाफ नर्स थी। तो बहुत संघर्षपूर्ण हुँ, रहा है हुँ, बचपन। तो माँ ही संबल थी, माँ ही सब कुछ थी, और माँ ने सिखाया कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, तुम्हारी आंखें रोशनी है। हुँ, ये उनका सिखाया हुआ चीज। हुँ, तो हुँ, इससे बेहतर सीख तो कुछ हो नहीं सकती है। और तब से जो मैंने उनको देखा सबसे लड़ते हुए हम लोगों के लिए, तो वही हुँ, शक्ति अपने आप ड्रॉ करते हैं हम लोग हुँ, हमसे। तो हुँ, इससे ज्यादा हुँ, अच्छा तो हुँ, मैं क्या बताऊं आप, वो हमेशा मेरे साथ हैं, अभी भी हैं। और मतलब वो हुँ, प्रेरणा है, और इसमें कुछ कहने की बातें नहीं हुँ, है। बिना उनके मेरा होना, मेरा नहीं है अस्तित्व बिल का कोई मायने नहीं। जी। और एक कविता जो एक और है, जो मुझे अच्छी लगी काफ़ी, आपने जी अपनी जी। बेटी के लिए लिखी है। तो मैं हाँ वही दस्तक शायद उसका शीर्षक है। तो हाँ एक तो हाँ। उसकी अगर आप कुछ पंक्तियाँ सुना देंगे हाँ, बट जी, उसके साथ ही मैं उस मतलब कविता के बारे में भी जानना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छी कविता आपने पकड़ ली है, सच बात है। मेरी मन्नत है, मेरी हुँ, बेटी, हुँ। बड़ी बेटी का नाम हुँ, है, हुँ। तो उसके ऊपर ही ये किताब में कविता लिखी हुई है। और हुँ, हुँ। आ, वो जब 18 साल की हो रही थी तब ये कविता लिखी हुँ, थी मैंने, जब वो अच्छा। वोट हुँ, हुँ। देने के अधिकार की तरफ बढ़ रही थी, उस हुँ, हुँ, समय हुँ। लिखी कविता है। हुँ, तो उसको, उसे मैं बात कर रहा हूँ उस कविता के माध्यम से। इनफैक्ट दो कविताएं हैं जो मन्नत के हुँ, लिए हुँ। लिखी हुई है, और हुँ, ये हुँ। दोनों किताबें चढ़ती बेलें हैं और दस्तक है। हुँ, एक जगह मैंने हुँ। लिखा नहीं है मन्नत का नाम, लेकिन है वो दोनों उसी के ऊपर। उसके लिए हाँ। हुँ, हाँ हाँ, चढ़ती बेलें हैं और दस्तक। दस्तक जो आप जिक्र कर रही हैं उसका मैं
कुछ पार्ट पढ़ देता हूँ कि हम्म। कमजोर परंतु उग्र टुस्सियों में उठी बल सी है। कमजोर परंतु उग्र टुस्सियों में चढ़ती बल सी है, जिसे बहुत जल्द फूस पर नहीं कंक्रीट पर फैलना है। आवाम के शोर में वह भी एक आवाज है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली कि वो आवाम है। हाँ है, वो अब वोट देने की अधिकारी हो गई है। वो हाँ सर, एक और आपके बारे में एक खास बात है जो कि कई कहानियों पर, कई आई थिंक नॉवेल्स पे भी आपने, मुझे लगता है मैला आंचल, कितने पाकिस्तान और भी कई ऐसे हैं, ऐसी किताबें हैं जिन पर, जिनकी समीक्षा की है, और समीक्षाएं कई लोग करते हैं, बट आपकी समीक्षा खास इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ पाई, बट मैंने कुछ पढ़ा कि उसमें आपने 1, 2, 3 ऐसे करके हर जो चीजें आपको उसमें हाईलाइट करनी थी उसको आपने कविता के माध्यम से किया। तो मुझे लगता है वो काव्यात्मक तरीके से आपने उसकी समीक्षा की। तो मैंने ऐसा पढ़ा नहीं पहले, तो मुझे पता नहीं कि और भी लोग ये करते हैं या नहीं, बट मैं आपका जानना ज़रूर चाहूँगी कि मतलब ये किस तरीके से ख़्याल आया कि हम इस तरीके से भी समीक्षा कर सकते हैं? सच बात यह है कि ये एक्सीडेंटल बर्थ हुआ जिसको बोलते हैं ना। तो मैं जब हुँ, शुरुआत में कुछ लिख रहा था, समीक्षा नहीं, मैं एक्चुअली हुँ, बहुत देर से आया हूँ, जैसा मैंने बताया आपको। तो देर से आने का हुँ, मतलब बहुत पढ़ने की ललक है मेरे अंदर। मुझे पता है कि मुझे हुँ, बहुत लंबी यात्रा करनी है, तो मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो हुँ, हुँ, पढ़ना है किस लिए? सीखने के लिए, हुँ, उसके हुँ, अंदर से चीजों को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए। तो उस हुँ, हुँ, ये बहाना ढूंढा मैंने कि मैं कुछ इस तरीके से किताब को पढूं कि वो मेरे अंदर हुँ, उतर जाए। तो मैं कुछ फिर दर्जा है। टूटी फूटी भाषा में लिख रहा था और उसको मैं जनरली हुँ, फेसबुक पे पोस्ट कर रहा था। तो मेरे हुँ, मित्र हैं हुँ, एक प्रभात रंजन, तो हुँ, हुँ, उन्होंने मुझे टोका कि आप ये अलग कुछ कर रहे हैं, इस पे कुछ गंभीर कार्य करें। हुँ, हुँ, तो अनिल अनिल हाथू एक मित्र है मेरे, उनकी किताब है। उन किताब पे मैंने कुछ कोशिश की पहले, और उसके बाद जो हुँ, हुँ, अगर मैं कहूँ कि उसमें ट्राई किया, और उसके बाद ही मेरे हाथ में आ गई स्वदेश दीपक की मैंने मानो नहीं देखा। और वो किताब ऐसी थी हुँ, कि वो एक हुँ, एक उसकी लाइनें मेरे अंदर है। और फिर वो हुँ, कविता क्या है ना, कविता संवेदना से जन्म लेती है। तो जरूरी नहीं कि संवेदना किसी दुख को देख करके ही सिर्फ पैदा हो। किताब के अंदर बहुत सारी हुँ, संवेदनाएं हैं। तो ये जितनी कविताएं हैं, ये होती हैं। समीक्षा नहीं है, ये बेसिकली हुँ, हुँ, संवेदनाएं हैं, और स्वतंत्र रूप से कविता भी इसको आप कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो फिर तो वो सीरीज, फिर तो एक लहक अंदर जो होता है ना कि एक नाइट, हुँ, एक हुँ, दिया जल गया, उसके बाद तो एक सीरीज होगी हुँ, हुँ, लगभग अभी तक 40 कहानियों और उपन्यासों पे मैंने हुँ, हुँ, कविताई की है। और हुँ, हुँ, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास अभी सामने स्वदेश दीपक की ही दूसरी किताब है, ये प्रकाशित नहीं हुई है कहीं। मैं लेकिन आपको हुँ, उसकी हुँ, 2-4 लाइनें सुनाना चाहूंगा कि एक उनकी किताब थी, छोटी सी नाटक थी, जलता हुआ रथ। चलता हुआ और रहता जलता है। हुआ हुँ, रथ पढ़ते समय, इतनी पतली सी किताब है, लेकिन हुँ, उस हुँ, किताब को पढ़ते समय रो जाइएगा। और हुँ। फिर वो कई कुछ कविताएँ किताब, हाँ, कहानियाँ तो मैं भावुक कुछ, करती हैं बहुत। हाँ जी, कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। सुख से पहले आता है दुख, हुँ, बच्चे का पहला क्रंदन लाता है माँ के अधर पर असली मुस्कान। हुँ, सुख से पहले आता है दुख, बच्चे का पहला क्रंदन लाता है माँ के अधरों पर असली मुस्कान। उसके मन के एक सवाल ने सबको रुलाया कि अभी तक वो रोया क्यों नहीं। अच्छा। हुँ, तो मन के एक सवाल ने सबको रुलाया कि अभी तक वो रोया हुँ, क्यों नहीं। रोया क्यों नहीं? दरअसल हुँ, दरअसल वो जम्हाई खोया सोया हुआ देवता है। हुँ, ठीक है, वो बच्चा ब है नहीं हुँ, है। हुँ, दरअसल वो हुँ, जम्हाई खोया सोया हुआ देवता, जिसे बहुत लंबी नींद आई है, उसे कौन बताए हुँ, कि हुँ, वो कभी नहीं उठने वाला है। मन भी अंधा हो हुँ, सकता है क्या? उसे नहीं पता कि हुँ, मृत्यु भी जन्म लेती है। हुँ, एक रथ है, एक रथ है जिसका चक्का हुँ। सदियों से जाम है। फूंक कर किसी ने, फूंक कर जिसे किसी ने अपनी रोटी सेकी।
तो सर काफ़ी मतलब भावुक है ये तो, मतलब ये मुझे लगता है ये महसूस ही करना किसी माँ के लिए बहुत कष्टपूर्ण है। बट आपने सर खैर अभी सर वही मैं अभी आपसे भी सवाल पूछा था कि इस पे जो आपने कविताएं ये लिखी हैं जो जी रिव्यू के तौर पे समीक्षा, तो जी जी इसको कोई जी किताब की शक्ल देने का कुछ सोचा है आपने अभी या? जी 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 इसकी पांडुलिपि ऑलरेडी तैयार है और प्रकाशक को हम्म दी हुई है। और वो हम्म अभी इस पे अपना डिसीजन देंगे मुझे। हम्म। मेरी दूसरी किताब इसी पे आएगी। तो सर अभी जैसे अभी तो आपकी हम अभी साहित्य जगत में आपकी जितनी भी उपलब्धियां रही हैं, जो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उस पर बात कर रहे थे। अभी सर जैसे ब्रेथवेट में मुझे लगता है ब्रेथवेट को संभाले हुए आपको 2.5 या 3 साल हो चुके हैं, हाँ, अगर थ्री मैं प्लस सही हूँ। सही है। हाँ 3+। और वही आप जब आपने ज्वाइन किया था तो कंपनी घाटे में चल रही थी और सरकार की कंपनी है घाटे में चल रही थी, बट अब बहुत मतलब है प्रॉफिट कमा रही है। तो एक तो आपको बहुत ही कम मतलब सबसे युवा सीएमडी के तौर पे आपको उसका उसकी जिम्मेदारी दी गई, और भी एक ऐसी कंपनी की जो ऑलरेडी लॉस में है। तो मतलब उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि किस तरीके की जिम्मेदारियां आपको दी जा रही हैं, आपको मतलब किस तरीके के ख्याल आ रहे थे कि क्या आप उसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे जो भी चीजें, तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ मैं। और पल्लवी में थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ कि देखिए मैं हम्म एक निमित्त हूँ, मैं एक माध्यम हूँ। हम्म और मुझे लगता जी है कि भगवान अक्सर मुझसे मतलब या तो मेरा इम्तिहान लेते रहते हैं या मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं। हम्म ये पहली बार नहीं है जब ऊपर वाले ने कुछ मुझसे करवाया है। इसके पहले भी मुझे याद है मेरी पोस्टिंग हुई थी हावड़ा डीजल शेड में। उस समय लोकोमोटिव हम्म डीजल का बंद किया जा रहा था और उसका होल्डिंग सिर्फ 35 लोकोमोटिव था। तो हम लोगों ने मिल करके हम्म रात दिन उसको 70 लोकोमोटिव में कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग हुई जमापुर के कारखाने में, जहाँ कारखाने के बारे में कुछ और सोचा जा रहा था, उसका भी चल रहा था कि वो लोगों को हटाया जाए वहां से। तो वहाँ हम लोगों ने वैगन मैन्युफैक्चरिंग का हम्म नया काम शुरू किया टीम के साथ। और फिर वहाँ का टर्नओवर जो है 215 करोड़ से 585 करोड़ हुआ हमारे हम्म दरमियान। उसके बाद हम्म भारत सरकार ने मेरी नियुक्ति यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और युवा जो भी कह लीजिए, एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी हम्म होती है गवर्नमेंट की, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कि इसका टर्न अराउंड किया जाए। उसके टर्न हम्म अराउंड के तहत जो है जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हो रही थी तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो डूबी हुई हम्म नाव है, जिस ऐसा नाव जो कि हम्म उधार में है और उधार के साथ साथ हम्म इसका ऑर्डर बुक इतना ज्यादा है कि वो काम खत्म ही नहीं कर पाएगा। और इसका जो हम्म ओवरहेड और सेल का हम्म रेशियो 38%। तो 38% का हम्म प्रॉफिट मार्जिन दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में मार्जिन है पांच से जी जी। सात परसेंट या 10% का। तो ऐसा कटोरा दिया गया हम्म। मुझे। लेकिन मेरे अंदर क्या भी जो भी थी, मुझे लगता है कि समर्पण और आत्मविश्वास का एक समन्वय होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के अंदर। तो भगवान उनको पूरा हम्म, देखते हैं, सहारा देते हैं। तो ये पल देते हैं। आज के डेट में ये कंपनी मैं अगर कहूँ तो हम लोग 100 करोड़ रुपया के फिक्स डिपॉजिट में है, जो 70 करोड़ के हम्म उधार में। नेट प्रॉफिट हमारा हम्म 3 साल जो है 1000% ग्रो किया, 1000%। हम्म आई डोंट थिंक कि किसी भी पीएसयू का हम्म 1000% 3 साल में ग्रो किया होगा। जो हमारा बिल्कुल हाँ। मेन कंस्ट्रेंट था, जो हमारा मेन प्रॉब्लम था ओवरहेड टू सेल रेशियो, वो 35% से हम आठ हम्म परसेंट पे ला आए। और जो उसको बोलते हैं नेटवर्थ, मतलब वर्थ कितना है कंपनी का वर्थ, हम्म तो वो तीन कंपनी करोड़ का से जी। मैंने टेक ओवर किया था, आज 120 करोड़ है। तो ये तो आंकड़े हैं। अब मुद्दा ये है हम्म कि ये सब कोई ऐसा चीज नहीं कि कोई जादुई चीज हो गई, सबके सहयोग से हुआ, बिल्कुल। वेंडर्स के सहयोग से हम्म हुआ और मेरे स्टाफ जिनका एवरेज एज हम्म 50+ है, वो लोग ने रात दिन हम्म काम किया। तो ये आंकड़े हम्म। अब मतलब जबरदस्त काम कर रहे हैं लोग। जी, तो इस कंपनी को लेकर अभी मतलब अभी मुझे लगता है अभी आपका कार्यकाल बचा है काफी, जी 1 या 2 साल तो कम से कम बचा ही है। तो जी इस जी। कंपनी को लेकर आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, मतलब विजन हाँ, क्या है आपका? 2018 में पल्लवी जब मैंने काम शुरू किया था इस कंपनी में, तो इस कंपनी का हम्म मेन जो एक्सपर्टाइज था वो क्रेन बनाना था या वैगन बनाना था।
और लोग जो हैं वो रिटायर करके इधर उधर जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि यही मेरी शक्ति है, जो ये जो ओवर एज स्टाफ है इनका एक्सपीरियंस पैदा नहीं हो सकता, है ना। तो मैंने रिक्रूट किए नए बच्चों को और इनको वापस मंगाया, रिटायर्ड लोगों को, और इन दोनों के पैकेज बनाए, और पैकेज बना करके हम सर्विस सेक्टर में एंटर कर गए मैन्युफैक्चरिंग से। तो आज के डेट में हम 9 वर्टिकल्स अलग तरीके का बनाए हुए हैं, और कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से डाइवर्ट होकर के हम टोटल सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ गए हैं। तो पहले हमारा, अगर हम रेशियो बोलें तो 90% हमारा कोर मैन्युफैक्चरिंग था, 10% हम सर्विस सेक्टर में थे। आज हम 60% मैन्युफैक्चरिंग में, 40% सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर का मतलब हो गया तकनीकी, मतलब लोगों को सहूलियत देना, जिनकी मशीनें खराब है, मशीनें उसको ठीक करना, वन ऑफ द काइंड। तो सर जैसे इसमें भी मुझे लगता है कि आपको मतलब एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी आपको उतना ही सुकून मिलता होगा काम करते हुए, और जो आपके दिखता है रिजल्ट्स में भी दिखता है, और साहित्य में भी आपकी उतनी ही मतलब रुचि है। बट ये सवाल फिर उसी तरीके का हो जाएगा, किसी एक में चुनने वाला। बट फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सा काम, मतलब एक साहित्य प्रेमी या मतलब खुद कवि के तौर पर आप अपने आप को ज्यादा जो है संतुष्ट पाते हैं, या एक अधिकारी के तौर पे अपने आप से ज्यादा संतुष्ट पाते हैं आप? ये बहुत जरूरी प्रश्न है पल्लवी आपका, और ये जरूरी है जितने भी युवा सुनेंगे इस बात को उन तक ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है। हम कंपार्टमेंट में रहते हैं। हमारा रोल जो है, जिस समय मैं कवि होता हूँ उस समय कवि होता हूँ, जिस समय लेखक होता हूँ उस समय लेखक होता हूँ, जिस समय मैं मैनेजर होता हूँ उस समय मैनेजर रहता हूँ। मेरा व्यक्तित्व बदल जाता है। मुझे अगर कोई ऑफिस में मिलेगा तो मैं ये व्यक्ति नहीं मिलूंगा, और मुझे स्टेज पे मिलेगा तो मैं झाड़ू लगाता हूँ स्टेज पे। तो वो समर्पण आना चाहिए। आप जो भी करिए समर्पित होकर करिए। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं चुनने की जरूरत है, क्योंकि मैं उस समय ऑफिस में होता हूँ तो उस समय ऑफिस में होता हूँ, उस समय कविता नहीं कर रहा होता हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ। और साढ़े तो दोनों अभी देखिए, सर जैसे समर्पण, साहित्य जहाँ समर्पण है ना पल्लवी, जहाँ समर्पण है वहां संतुष्टि है। ये दोनों का प्रवाह साथ साथ हो है। बिल्कुल आते साथ साथ ही आता है, बिल्कुल। तो जैसे सर आप अभी बता रहे थे कि एक तो आपकी ऑलरेडी एक किताब प्रकाशित हो चुकी, दूसरी पे काम चल रहा है। बट ऐसे भी मतलब कई सारे मुझे लगता है साहित्यिक संस्थाओं के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, कई सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो उन सब में मतलब उन सब को लेकर आपकी क्या भविष्य की योजनाएं हैं? जितना जैसे नीलांबर से भी आप शायद जुड़े हुए हैं, तो वही मतलब इन इन दोनों क्षेत्रों में आपके मतलब आगे की योजनाओं के बारे में। नीलांबर 20 साल पुरानी संस्था है, और मैं इसमें 4 साल पहले जुड़ा, और तब से नीलांबर में हम लोगों ने मिलकर के बहुत बदलाव किया। और नीलांबर आज, मतलब नीलांबर से मैंने बहुत सीखा है, और गंभीरता साहित्य की सीखी है नीलांबर से। तो नीलांबर को लेकर के बहुत सारी योजनाएं हैं, और इस साल जैसे हम लोगों ने वेबसाइट बनाया, हम लोग जितने भी प्रमुख साहित्यकार हैं उनका वीडियो इंटरव्यूज रख रहे हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। आज के समय में कह सकता हूं कि संस्था पूरे देश में से लोग जुड़े हुए हैं इसमें। और जब हम लोग साहित्य के प्रोग्राम करते हैं, वार्षिक प्रोग्राम जिसको लिटरेरिया बोलते हैं, उसमें 60 से ज्यादा लोग साहित्यकार इकट्ठा होते हैं, और 3 दिन का यहाँ पे वार्षिकोत्सव होता है। ये एक अलग चैप्टर है, ये बहुत लंबी बातचीत इसके ऊपर चली जाएगी, बट ये अब ये अलग सेटिस्फैक्शन है। फिर मैं बोल रहा हूँ कंपार्टमेंट्स है, वहां पे अलग तरह का रोल रहता है मेरा, है ना। और वो लर्निंग है, वहां बहुत कुछ सीखने का है। नीलांबर सिखाते बहुत है सबको, जितने भी सदस्य। तो जैसे सर आपके अगर पूरे अभी तक के मैं लाइफ जर्नी को देखूं, तो एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑफिसर भी हैं आप, और एट द सेम टाइम जो आपका पैशन कह लीजिए या एक प्रेम जो है वो साहित्य जगत में भी आप और अच्छा कर रहे हैं, अब ऑलरेडी एक पहचान बन गई है। तो अभी जो युवा जो कहीं ना कहीं कई बार अपना पैशन और मतलब इन सब चीजों में चक्करों में उलझे रह जाते हैं, पैशन फॉलो करें या फिर जो है वो मतलब जो हमारा है एक ट्रेडिशनल की एक जॉब ले, तो उन सब में के बीच में उलझे रह जाते हैं। तो उन सब के लिए आप कोई एक मैसेज देना चाहेंगे?
तो वैसा नहीं, बंगाल में मैं हूँ काफी साल से, आज 15 साल हो गए। और बंगाल में हम जब भी किसी पेरेंट से बात करते हैं कि आपका बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, तो वो कहते हैं कि हम मानुस बना रहे हैं। मतलब वो इंजीनियर है, प्रोफेसर है, आईएएस है, तब भी वो बोलते हैं कि मानुस बना रहे हैं। ये बंगाल की खासियत है। तो मैं वही कहना चाहूंगा युवाओं से कि आप पहले मनुष्य बनिए, संवेदनशील बनिए, उसके बाद आप अधिकारी या कवि या मैं नरेश सक्सेना सर की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि वो फोन करके मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि तुम्हारा प्रबंधन कैसा चल रहा है। कविताओं के बारे में जितनी बात करते हैं वो उतनी ही बात करते हैं मेरे प्रबंधन के बारे में। और वो कहते हैं कि तुम कवि हो इसलिए इतना अच्छा प्रबंधन है तुम्हारा। अच्छा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ युवाओं को कि आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। संवेदनशील का मतलब हो गया पांचों इंद्रियों को खोल देना। आपको उसको पकड़ करके खींच करके उसके ऊपर बलगा नहीं चढ़ा सकते आप। इंद्रियों को खोलना सीखिए। जिस दिन आप इंद्रियों को खोल दीजिएगा वातावरण में, उनको आजाद कर दीजिएगा कि उसको क्या सुनना है आजाद है, क्या देखना है आजाद, उस पर प्रतिबंध नहीं, चश्मा नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, तो उसके बाद दुनिया बदल जाएगी। बिल्कुल, हाँ, फिर कुछ नहीं रोक सकता आपको। अंत में तो थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, और बहुत बहुत आपको पहले तो बधाई आपकी किताब के लिए। और मैं तो उम्मीद करती हूँ कि और भी ज्यादा लोग इस किताब को पढ़ें और आगे आने वाली भी जो आपकी किताबें हैं उसको पढ़ें। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई होप कि वी कैन डू दिस अगेन ऑल्सो। जरूर जरूर, स्वागत है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।